हेलो शिवाली। हेलो प्रियंका, हेलो शिवाली। आज तुम्हारा चौथा पर्सन भी ज्वाइन कर लिया है जो कुछ बोलता ही नहीं है। क्यों? शिवाली, जो कुछ बोलता नहीं है वो भी ज्वाइन कर रखा है। प्रियंका, तुम्ही ना पूछा था सर ये फोर्थ पर्सन कुछ बोलता ही नहीं है। हेलो हेलो हेलो। शुरू करें? चलो, आज भी तो क्वेश्चन ही कर रहे हैं। लेट अस बिगिन। पहला क्वेश्चन, स्टार्ट। आंसर बताओ। क्या होगा आंसर? एक मिनट दो, दादा तुम लोग आंसर्स बताओ। माइक्रोवेव। ओके। माइक्रोवेव बोल रहे हो? प्रियंका ने माइक्रोवेव बोला, शिवाली ने माइक्रोवेव बोला। ओके, तो इसका आंसर डेफिनेटली माइक्रोवेव ही होना चाहिए, क्योंकि यूवी जो होता है तुमको वो भी पता है कि चैपमैन रिएक्शन तुम पढ़ चुके हो। कल ही तुमको चैपमैन रिएक्शन पढ़ाया था। हाँ जी। तो क्या बताया था कि ओजोन जो है यो यूवी बी के प्रेजेंस में टूट जाता है। करेक्ट। ओजोन जो है यूवी बी के प्रेजेंस में टूट जाता है चैपमैन रिएक्शन में। तो एक तरीके से क्या प्रोड्यूस कर रहा है? आयन प्रोड्यूस कर रहा है। ओ डॉट जो है वो आयन है। तो ये कोई छोटा बच्चा भी बताएगा कि यूवी जो है वो आयोनाइजेशन करने में काम आता है। तो यूवी तो 100% तुम्हारा आयोनाइजेशन करेगा, ये तुमको पता है। करेक्ट। अब अगर हम बात करते हैं आइनोस्फीयर की, देखो मैं टॉपिक को ना तुम्हारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग से रिलेट करवा रहा हूँ, ताकि तुम्हारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो भी बढ़ते रहे, और तुम ऐसे फालतू के ना आंसर मत दो। ठीक है? क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगा तो कोई फायदा होगा नहीं। ओके। आयनोस्फीयर में NO+, O2+, इस तरीके के आयन्स मौजूद है। ठीक है? जो कि हमेशा आयोनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। अब ऐसा क्यों? देखो, सूरज से जो रोशनी आती है ना वो आयनोस्फीयर में गैसेस को ब्रेक डाउन कर रही है। ठीक है? लेकिन वो किस तरीके की वेवलेंथ है जो कि गैसेस को ब्रेक डाउन कर रही है? दैट इज हार्ड और सॉफ्ट एक्सरेज। वो हार्ड और सॉफ्ट एक्सरेज है जो कि तुम्हारा ब्रेक डाउन करने में
मदद करता है आयनोस्फीयर में। ठीक है, तो एक्सरे तुम्हारा भी आयोनाइज करने में मदद करता है। करेक्ट। अब गामा पार्टिकल तो तुम समझ ही रहे हो, गामा रेज बोल दिया है। गामा पार्टिकल तो आर पार हो जाएगा किसी भी बॉडी के, तो ये तो वैसे ही आयोनाइज कर सकता है, क्योंकि ये तो रेडियो एक्टिविटी में यूज होता ही है आयन्स बनाने के लिए। गामा रेज का रेडियो एक्टिविटी में वैसे ही यूज होता है। रेडियो एक्टिविटी में वैसे ही तुम पढ़े हो गामा रेज का यूज। तो जितने भी कम, तो ये तुमने जो यूवी, गामा, यूवी और एक्सरे, ठीक है, वेवलेंथ इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वेवलेंथ गेट्स इंक्रीज्ड फ्रॉम गामा टू एक्सरे, वेवलेंथ बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे कैसे हैं, शॉर्ट वेवलेंथ। इनके जो वेवलेंथ है वो काफी छोटे हैं, छोटे वेवलेंथ वाले, तो एनर्जी काफी ज्यादा है। तो हाई एनर्जी की वजह से ये ही लॉन्ग आयोनाइजेशन करने में मदद करेगा। बट जबकि तुम माइक्रोवेव की बात करते हो, तो माइक्रोवेव कहाँ आयोनाइज करता है, माइक्रोवेवन देखे हो तुम लोग। माइक्रोवेवन जो होता है उसमें होता क्या है कि जो फ्रूट्स तुम फूड वगैरह रखते हो, उन फूड में जो वाटर कंटेंट है, माइक्रोवेव उन वाटर कंटेंट को गर्म करता है, जिसकी वजह से तुम्हारा फूड गर्म होता है माइक्रोवेव में। ठीक है, तो उसमें माइक्रोवेव ही यूज होता है। तो आयोनाइजेशन के लिए तुम्हारा माइक्रोवेव नहीं रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ भी ज्यादा है। इंफ्रारेड के बाद आता है माइक्रोवेव। करेक्ट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी बार के क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है।
क्या बोल रहे हो? एब्सोल्युटली अनस्टेबल। ओके, देखते हैं। देखो, ये तुम्हारा सरफेस है, करेक्ट। तो बोलते हैं व्हेन रिडक्शन इन द एम्बिएंट टेम्परेचर विद हाइट आर, ये आर है, ठीक है, इज ग्रेटर देन एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। व्हेन द रिडक्शन इन द एम्बिएंट टेम्परेचर विद द हाइट आर इज ग्रेटर, मतलब बात करते हैं टी इन्वायरमेंट का, ये तेजी से घट रहा है। डेल्टा टी जो है, टी इन्वायरमेंट, वो तुम्हारा चेंज उसका ग्रेटर हो रहा है विद द टेम्परेचर इंड्यूस्ड बाय ड्राई एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब टी एयर से ज्यादा हो रहा है। समझ में आया? मतलब क्या है कि एयर पार्सल जो है, एयर पार्सल है ना, राइज कर रहा है, करेक्ट। तो एयर पार्सल राइज करता है कितने से? -9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, करेक्ट। बट सरफेस से जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है, वो रिडक्शन ज्यादा हो रहा है। वो ये बोल रहा है कि टेम्परेचर ज्यादा तेजी से घट रहा है तुम्हारे एयर से। अगर मैं बात करूं 1 किलोमीटर ऊपर, तुम्हारा टेम्परेचर -9.8 डिग्री सेल्सियस से घट गया, मतलब यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस था, और हवा में थोड़ा ऊपर गए तो -9.8 से डिक्रीज कर गया। इट मीन्स 31.2 डिग्री सेल्सियस ऊपर में, करेक्ट। वहीं पे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो है, वो क्या हो रहा है, ज्यादा तेजी से घट रहा है, मतलब 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर ले लो, करेक्ट। तो 40 डिग्री से 12 मतलब 28 डिग्री हो गया, ठीक है। 1 किलोमीटर ऊपर 28 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब एक चीज बताओ, एयर पार्सल का टेम्परेचर 31 डिग्री है, और तुम्हारा एम्बियंट एयर का टेम्परेचर 28 डिग्री है। तो एयर पार्सल एनर्जी को फ्लो करेगा तुम्हारा इन्वायरमेंट में, या इन्वायरमेंट एनर्जी फ्लो करेगा तुम्हारा एयर पार्सल में? ये चीज बताओ पहले। ये चीज क्लियर करो ना, फिर समझ में आ जाएगा। एयर पार्सल टू इन्वायरमेंट, तो जब एयर पार्सल टू इन्वायरमेंट होता है, तो एयर पार्सल क्या आता है, नीचे की तरफ आता है। नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, स्टेबल होगा ना जी। ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा ना जी। स्टेबल एंड अनस्टेबल, दो वर्ड यूज हो गए, स्टेबल और अनस्टेबल। इसका मीनिंग समझ में आया? देखो, शुरू से पढ़ाया गया है, अगर एयर पार्सल ऊपर की तरफ राइज करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, तो वो अनस्टेबल एटमॉस्फेयर है। अगर एक एयर पार्सल जाता है और वापस घूम के नीचे आ जाता है, तो वो स्टेबल एटमॉस्फेयर है।
अब यहाँ पे क्या हुआ कि टेम्परेचर इन्वायरमेंट को दिया पार्सल, तो वो नीचे खिसक गया, क्योंकि अगर वो और एनर्जी उसको मिलती तो वो ऊपर की तरफ जाता। सर इन्वायरमेंटल लैब सेट, यही ज्योति, तुमको ये चीज ना, मैं 100 टाइम्स पढ़ाने के बाद भी तुम वही गलत चीज बोलोगे। मैंने तुमको ये चीज बताया था कि जो ELR होता है, इन्वायरमेंटल लैब्स रेट, ये फिक्स्ड नहीं है। इन्वायरमेंटल लैब्स रेट जो है ये फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। पहले भी पढ़ा चुका हूं क्या ज्योति, हमेशा पढ़ाया तुमको कि इन्वायरमेंटल लैब्स रेट कभी भी फिक्स नहीं होता है, ये बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर का जो कंटेंट है वो एटमॉस्फेयर में हमेशा एक्सचेंज प्रोसेस की वजह से चेंज हो रहा है। कभी कंडेंसेशन, कभी इवापोरेशन, कभी कंडेंसेशन, कभी इवापोरेशन, दोनों हो रहा है ना। तो इन्वायरमेंटल लैब्स रेट कैसे फिक्स रहेगा? फिक्स ही नहीं होगा वो। उसकी जो ग्लोबल एवरेज है, ग्लोबल एवरेज मतलब समझते हो? ग्लोबल एवरेज का मीनिंग ये होता है कि पूरे पृथ्वी के ऊपर की जो हवा है, ठीक है, उन सब हवाओं का अगर लैप्स रेट तुम मिला लो तो वो -6.5 डिग्री सेल्सियस बनता है अप्रोक्सली। एक पर्टिकुलर लोकेशन का नहीं है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट -6.6, कोई फिक्स्ड नहीं होता है, वो बदलता रहता है। तो वही वो समझाया है कि अगर तेरा टेम्परेचर एनवायरमेंट का ज्यादा हुआ एयर पार्सल से, तो वो एयर पार्सल को ऊपर की ओर ढकेलेगा, और ऊपर की ओर ढकेलेगा मतलब एयर पार्सल को वो अनस्टेबल बना देगा। करेक्ट? अगर वो नीचे की तरफ ढकेलता है तो वो तुम्हारा स्टेबल बना देता है। अब नीचे की तरफ तो ढकेलेगा नहीं ना, नीचे की तरफ वो अपने इच्छा से आएगा एयर टेम्परेचर को रिलीज करके। नहीं नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन नहीं कराया है, ये तो इस बार का क्वेश्चन है। वो दूसरा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन समझो, वो दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। ये क्वेश्चन तो इस बार आया है, इस बार तो कहीं सोल्यूशन ही नहीं बनाया मैंने। बताओ ज्योति, कब कराया मैंने ये क्वेश्चन? क्या कृष्णा, सच बोल रहा हूं ना? ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आया है ना? हाँ या ना? कृष्णा, ये क्या पुराना क्वेश्चन है क्या? 1 मिनट देना, 1 मिनट देना। कौन समझा है, कौन? कौन चंद्र? तुम वो देख ली वैसे लेटर था। चंद्र से ज्यादा वो लेटर था, तो वो देख ली इसे। मिनिस्टर जो ये उड़ा बा, तमें जो ସବୁଗୁଡା ତ ପଠେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ ୱାର୍ଡ ଫାଇଲରେ ଥିଲା ବା, ୱାର୍ଡ ଫାଇଲରେ ଥିଲା ବା, ୱାର୍ଡ ଫାଇଲରେ ଥିଲା ତ। मेरे को कंफर्म बताओ कि ये जो क्वेश्चन है इस बार का एग्जाम में आया है या नहीं आया है?
कंफर्म बताओ, कंफर्म। तेरह जुलाई के रिकॉर्डेड क्लासेस में करवाया है। 13 जुलाई के रिकॉर्डेड क्लासेस में मैंने करवाया है इसको, और मैंने 6.5 बोला है। रुक जाओ, आंसर क्या है इसका? फाइनल आंसर की देखे हो? लेकिन ये जो कंसेप्ट मैंने बताया ये 100% क्लियर है। टेम्परेचर का चेंज ज्यादा बोल रहा है, एडियाबेटिक नहीं बोला है, चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा है बोला है, ये कंफर्म सही है, गलत है ही नहीं। उससे मतलब नहीं है, मैं जो ये समझा रहा हूँ ना ये करेक्ट समझा रहा हूँ, अभी जो समझा रहा हूँ ना 100% करेक्ट समझा रहा हूँ, मेरे को ये कंफर्म है। क्योंकि टेम्परेचर का चेंज एम्बियंट टेम्परेचर ज्यादा है। 6.5 लेके मैंने समझाया हो सकता है, बट ऐसा गलती नहीं कर सकता हूँ, ऐसा गलती कैसे करूंगा कि एब्सोल्युटली स्टेबल को एब्सोल्युटली अनस्टेबल बोला जाए? पॉसिबल नहीं है। तुम प्रोसेस जानो ना, तुम मेरे हिसाब से मत चलो ना, तुम प्रोसेस जान लो। जो प्रोसेस समझा दिया वो समझ लो, मेरे हिसाब से मत चलो, तुम प्रोसेस जान लो। ठीक है, प्रोसेस में क्या होता है ये समझ में आ रहा है ना? तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए लैप्सरेट पे तो तोड़ मरोड़ के तुमको करना आना चाहिए। मैंने कुछ और बताया होगा, मैं तुमको फिर समझा रहा हूँ। आंसर एब्सोल्युटली अनस्टेबल नहीं बताया होगा। चलो मैं एक बार देख लूंगा, अगर वहां पे इस तरीके की चीजें बताई हैं तो वो गलत है। क्योंकि अभी मैं जो बता रहा हूँ ये 100% करेक्ट बता रहा हूँ। क्योंकि मैं दिख रहा है, मेरे को क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ समझ में आ रहा है। 6.5 लेके अगर समझाया होगा तो मैंने कुछ और समझाया होगा। मैं कंफर्म बता रहा हूँ तुमको, मैंने कुछ और समझाया होगा। चलो लेट अस चेक, अगर तुमको इतना ही डाउट है तो चेक कर लेते हैं। वेट कर दो, थोड़ा वेट करो, देख ही लेते हैं। लेट मी चेक। क्या पूछ रहे हो तुम? लाइव क्लासेस 13 जुलाई ना? यही है 13 जुलाई का क्लास। अच्छा, एक मिनट। When a reduction in the air temperature with height r is greater than the change, एक मिनट, एक मिनट। When a reduction in the air ambient temperature with height r is greater than the change in the temperature with height induced by radiative।
नहीं, ये गलत है। हाँ मैं समझ गया, उसमें मैंने लैप्सरेट लिया था। करेक्ट करेक्ट। वो गलत है, पिछला वाला गलत है, उसको मत लो। ठीक है, वो मत लो, वो मिस्टेक है। वो मैंने उसमें लैप्सरेट समझ के किया है, वो मिस्टेक है, ये सही है। ये वाला प्रोसेस सही है, उसको मत करो। स्किप दैट, उसको हटा दो, उसकी जरूरत नहीं है। वो मैंने खुद लिया है, मैंने इन्वायरमेंटल लैप्सरेट को ना खुद लिया है, क्योंकि वो बोला कि एम्बियंट टेम्परेचर में जो रिडक्शन हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, तो मैंने 12 डिग्री से घटाया ना। ड्राई डियाबेटिक में क्या हो रहा था, जब ड्राई डियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रही थी, उससे जो टेम्परेचर चेंज हो रहा था वो कम होगा, मतलब 9.8 डिग्री सेल्सियस ही घटेगा। अब एम्बियंट रिडक्शन तो ज्यादा है, एम्बियंट रिडक्शन 12 से कर रहा हूं, एयर पार्सल का रिडक्शन 9.8 से कर रहा हूं, यही फर्क है। ये एब्सोल्युटली स्टेबल होना चाहिए, एब्सोल्युटली अनस्टेबल दिया है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन गलत है। मेरे को तो लग रहा है यही है भाई। आंसर, फाइनल आंसर की चेक करूंगा तो मैं इसको फिर वापस से एक बार तुमको समझाऊंगा, बट मेरे हिसाब से मैं जो बनाया हूँ इस बार ये सही बनाया हूँ, क्योंकि यही बोल रहा है प्रोसेस से जाओ, गलती नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इतना मत कंफ्यूज रहो, क्योंकि इसमें बैठ जाएंगे तो फिर रात निकल जाएगा। एक मिनट करो तुम लोग, इश्यू आ रहा है साउंड में, कड़कड़ कर आ रहा है। तुम लोग क्वेश्चन बनाओ, आंसर बताओ, तब तक मैं आता हूँ। କଲ୍ୟାଣ ଭାଇ, हाँ କୁହ। ସେଟା ଯୋଉ ଦେଖିଲ ଯାଦବର ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଯାଦବର हम्म। ସେଟା ଗଲତ ଲେଖିଲ ନା ଆଉ मैंने ଯୋଉଟା ଲେଖିଲ ଧର ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଚିଠି ଦରକାର ଥିଲା, ସେ ଚିଠିଟା ତୁମେ ସ୍ପନ୍ସର ଚିଠି ଲେଖିଲ, ତାର ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ସେ ସେଇଟାକୁ ଚିଠିଟା ଆଡ୍ ଦବ ତା ଲେଟର ହେଡରେ। तो एठी कहार लिखा अछि, योर सिंसियरली रे कहार लिखा अछि ना। ଯେମିତି ପଠେଇଲେ ହୁଏ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀର ସେ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଯାଦବ। तो चंद्रसेन यादव ର ଟିକେ ଡିଟେଲ ଟା ପଠେଇ ଦେ, ମୁଁ କ୍ଲାସ ରେ ବସିଛି ବା, ମୁଁ ସେଟା କପି ପେଷ୍ଟ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠେଇ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି।
एक मिनट, तुम लोग इसका आंसर, एक मिनट कुछ इश्यू आ रहा है। साउंड आ रहा था बैकग्राउंड में। ठीक है, चलो। हाँ जी, क्या आंसर होगा? क्या? आ, वापस से बताना, क्या क्या आंसर होगा? क्या होगा इसका आंसर? वापस से सब लोग बता दो। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, देख नहीं पाया मैं। शिवाली, प्रियंका, ज्योति, बताओ ना, क्या होगा? कहाँ चले गए? फटाफट आंसर बताओ यार। ABCD कुछ है? आंसर फर्स्ट कोई बता रहा था। चलो देखते हैं, क्या बोलता है? एनर्जी फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्या ये सही है? क्या एनर्जी जो है इधर से उधर फ्लो करेगा? ठीक है, चलो मान लेते हैं कि हाँ फ्लो करेगा। सही बात है ना जी? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा एनर्जी। एनर्जी क्या है? मास डिपेंडेंट होता है ना। एनर्जी मास डिपेंडेंट होता है, करेक्ट। क्यों? हाफ mv² पढ़े हो ना, काइनेटिक एनर्जी। मास डिपेंडेंट होता है, तो मास भी हायर से लोअर की तरफ ही कोशिश करता है जाने के लिए, करेक्ट। फिर क्या आता है? ऑर्डर बिकम्स डिसऑर्डर ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ऑर्डर बिकम्स डिसऑर्डर ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। 100% सही है भाई।
ऑर्डर डिसऑर्डर में कन्वर्ट होगा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में? हाँ जी होगा। अब जैसे कि तुम्हारा मॉलिक्यूल सॉलिड में बाउंड होके है, किसी भी सॉलिड मॉलिक्यूल में बाउंड होके है, और इसको तुम हीट कर दिए, ये टूट जाएंगे ना, डिसऑर्डर हो जा रहे हैं। अब एनर्जी का ट्रांसफर तो हो ही रहा है। हीट एनर्जी को तुमने क्या किया, मॉलिक्यूलर एनर्जी में कन्वर्ट करके वाइब्रेशनल एनर्जी बना के उसको तोड़ दिया, करेक्ट? तो हुआ ही। फिर क्या आता है, द क्वालिटी ऑफ एनर्जी डिग्रेड एज इट ट्रांसफॉर्म। द क्वालिटी ऑफ एनर्जी डिग्रेड्स एज इट ट्रांसफॉर्म्ड। अगर ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो क्वालिटी क्या डिग्रेड हो जाता है क्या? एनर्जी की क्वालिटी डिग्रेड होती है क्या? 100% होगी भाई। एनर्जी तो घटेगा ना। अरे एनर्जी जरूरी थोड़ी है कि उतना ही एनर्जी रहेगा, जितना एनर्जी तुमने पहले लगाया उतना ही एनर्जी रहेगा बोल के कोई गारंटी थोड़ी है। तो ये भी तो 100% करेक्ट है। वैसे तो सी सारे ऑप्शन में है, तो ये तो अनुमान लगा ही लो कि सी तो ट्रू होना ही होना है। सी सारे ऑप्शन में है तो वो ट्रू होना ही होना है। ऐसा तो गलत हो ही नहीं सकता कि ट्रू ना हो, है ना? होगा ही होगा। फिर क्या आता है, डिग्रेडेड एनर्जी इज एंट्रोपी डिसिपिटेटेड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट और हीट। करेक्ट। डिग्रेडेड एनर्जी जो है वो एंट्रोपी बनेगा। अब क्यों बनेगा? तुम सोचो ना, अगर कोई मॉलिक्यूल टूट रहा है तो उसमें से एक एनर्जी भी तो निकलेगा, जो बॉन्ड एनर्जी होता है। वो टूट के क्या बनाता है, वो मॉलिक्यूल को इधर उधर मूव कराता है, तो एंट्रोपी बढ़ जाता है उसका, करेक्ट? तो वो तो होना ही होना है। फिर एंथैल्पी इज वेस्टेड इन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है, जैसे कि तुम अगर सॉलिड को गर्म कर रहे हो या तो लिक्विड वाटर को, जब तुम गर्म करते हो तो गैस बनने में काफी ज्यादा 100 डिग्री सेल्सियस को बॉयल करने के लिए कितना किलो जूल ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, स्पेसिफिक तो पड़ा है ना, 4.16 किलो जूल, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो जाता है। तो एंथैल्पी डेफिनेटली ज्यादा लग रहा है एनर्जी को कन्वर्ट करने में, ट्रांसफॉर्म करने में, उसको लिक्विड से सॉलिड बनाने में। तो ये सारे के सारे ऑप्शन ट्रू है, जैसे कि फोर्थ ऑप्शन बोला है शिवाली एंड ज्योति ने, दैट इज करेक्ट। देखो पढ़ो तो पूरा डिटेल में पढ़ो ना, हवाबाजी में मत पढ़ो। समझ रहे हो तो पूरा ही समझो, ये नहीं कि आधा आधा समझ लिया और हो गया, नहीं 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 सर, हो गया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, समझना है तो पूरा समझो, नहीं तो मत समझो। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होगा? बताओ 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 बताओ। इतना स्लो स्लो आंसर देते हो, मेरे को नींद आ जाती है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। ज्योति क्या बोल रहे हो? फोर्थ? इसका भी आंसर फोर्थ ही बता रहे हो क्या? शिवाली, कृष्णा, ज्योति, प्रियंका तो पूरा ही शांत बैठ गए रे भाई। क्या प्रियंका? क्या होना चाहिए, कुछ तो गेस लगाओ। बी ग्लोबल सोलर रेडिएशन, शिवाली ने बोला। शिवाली ने बोला ग्लोबल सोलर रेडिएशन। और कौन क्या बोल रहा है, जल्दी बताओ। ज्योति भी वही है। कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, उत्तर दे दे, जल्दी दे दे, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, जल्दी दे दे, जल्दी दे दे, कृष्णा। मोहर लगा, कृष्णा लगाया सही।
प्रियंका, प्रियंका उत्तर दे दो। बी। मतलब जेंडर इनइक्वालिटी, कृष्णा इधर, लड़कियां उधर, गजब। तो लड़कियों का पल्ला भारी है, लड़कियां इज करेक्ट। टोटल सोलर रेडिएशन नहीं होगा, ठीक है, ग्लोबल सोलर रेडिएशन होगा। उसका कारण मैं बताता हूँ क्या है। जब तुम बोलते हो टोटल सोलर रेडिएशन, क्या इसमें सन की बाहर जो अलग अलग प्लैनेट्स पे अर्थ के अलावा, अर्थ के अलावा जो छोटे छोटे और प्लैनेट्स हैं या बड़े बड़े जो प्लैनेट्स हैं, क्या उन पे नहीं पड़ रहा है एनर्जी? उन पे भी तो पड़ रहा है सोलर रेडिएशन। तो अगर मैं बात करूं तो क्या ये टोटल सोलर रेडिएशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी तो मून पे भी पड़ रही है। तो सोलर रेडिएशन, टोटल सोलर रेडिएशन मतलब पूरी सूरज की रोशनी। तो पूरी सूरज की रोशनी तो हर जगह पड़ रही है भाई, हर जगह पड़ रही है। सोलर सिस्टम में तो हर जगह पड़ रही है। क्या वो उत्तर होगा? नहीं। ग्लोबल सोलर रेडिएशन की बात करें, ग्लोबल मतलब क्या है? ग्लोब। और हमने ग्लोब सिर्फ किसको माना है? पृथ्वी को। ग्लोब हम किसको मानते हैं? पृथ्वी को। इसीलिए ग्लोबल सोलर रेडिएशन इज 100% करेक्ट, क्योंकि इसी में डिफ्यूज्ड और डायरेक्ट सोलर रेडिएशन आता है। डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? पायरो हेलियोमीटर, जो सूरज के साथ मूव करता है और जिधर सूरज स्ट्रेट है उसी तरफ मूव करेगा। डिफ्यूज रेडिएशन कौन मेजर करता है? पायरानोमीटर। पता होना चाहिए, एग्जाम में स्ट्रेट पूछ देगा, एग्जाम में ऐसे ही उठा के ऐसे फेंक देगा एग्जाम में। नहीं आएगा, मक्खी की तरह रिजल्ट उठा के तुमको फेंक देगा इधर उधर। कुछ नहीं आएगा तुमको, कुछ नहीं कर पाओगे एग्जाम। बी सीरियस, इसीलिए सीरियस हो जाओ, पहले ही समझा रहा हूं, ठीक है। बाकी यूनिवर्सल सोलर रेडिएशन तो होना ही नहीं है। यूनिवर्स के कहां से कहानी आ रही है? और कंटिनेंटल क्या होता है भाई? सोलर रेडिएशन तो पूरे पृथ्वी पर पड़ रहा है, तो इधर तो वैसे ही नहीं होना है। ये दोनों वर्ड तो वैसे भी सुनने में मजा नहीं आ रहा है, ये होगा ही नहीं। अब ये क्वेश्चन बनाओ। क्या होगा उत्तर? झटक झटक आंसर दो। ये कॉन्सेप्ट ना मैंने विंड में पढ़ाया है। अगर तुम लोग ये क्वेश्चन नहीं बना पाओगे तो भाई तुम्हारा जीवन धिक है। ये बेवकूफ भी है, इसका आंसर देगा यार। कोई भी दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान भी ना इसका आंसर दे देगा, अगर वो थोड़ा सा भी पढ़ा होगा। यार तुम लोग इतना समय क्यों लग रहा है इस क्वेश्चन में? मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है यार। शिवाली, क्या हो रहा है? क्यों नहीं आंसर दे रहे हो? दे दो आंसर, दे दो भाई, दे दो दे दो। शिवाली ने बोला बी सर। चलो शिवाली का बी लगाते हैं। बाकी प्रियंका जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा भी वही है, बी।
हरे कृष्णा भी वही बोल रहे हैं। और बताओ बताओ, लेकर प्रभु का नाम जल्दी जल्दी। प्रियंका बची है। क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन MR 9 गलत है, सब आ रहा है मतलब। अच्छा ये, अरे तुम अनुमान लगा लो ना, वो छोड़ो। वो छोड़ो ना, वो तो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक होता ही है, उसको तुम क्या उसके पीछे पड़े हो। यही सब देखते रहोगे तो जिंदगी आगे बढ़ेगी। मैच करो ना सिंपली। ये भी बोल रहा है बी। प्रियंका भी बोल दिया बी। अब ज्योति का बचा है। ज्योति, उत्तर दे दो। ज्योति भी। इस बार घुड़सवारी चल रही है सब। गठबंधन सरकार बनानी है सबको एक साथ, इसलिए सब लोग लग गए हैं। चलो, ये तो आखिरी क्वेश्चन होगा, इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आज का क्लास समाप्त करेंगे, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन होगा, तो इसमें क्या बोल रहा है देखते हैं। देखो बोलता है कि आइसोबार, ये सब जानता है कि लाइन कनेक्टिंग द इक्वल लाइंस ऑफ प्रेशर। क्यों? क्योंकि बार जो है वो किसकी यूनिट है? प्रेशर की। ये प्रेशर की यूनिट होती है बार। और आइसो का मीनिंग होता है सेम। तो ए के साथ तो एनी हाउ 4 लगेगा ही लगेगा। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन लास्ट, ये दोनों कट गया। ऑप्शन 1, 2 और 3 और 4 जो था, इसमें 1 और 4 ये दोनों तो कट गया, ये दोनों आंसर ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। फिर तुमको मैंने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का कंसेप्ट बताया था। लैंड ब्रिज का मीनिंग क्या है? कि लैंड से हवा जाती है, लैंड से हवा जाती है, ठीक है। तो लैंड एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टू सी, तो वो लैंड ब्रिज। अगर सी से आ रही है तो सी ब्रिज। मैंने पहले भी बताया था, हवा का नाम उसके ओरिजिन के बेसिस पे होता है। सी ब्रिज बोल दिया तो ओरिजिन सी है, करेक्ट। तो बी का डेफिनेटली 3 होगा, और सी का डेफिनेटली 1 होगा, और डी का जो है तुम्हारा डेफिनेटली 2 होगा, ठीक है। अब ये जो ओशन करंट विद ए सर्कुलर फ्लो ये बोल रहा है, ये क्या है समझो। अब तुमने कभी कभी देखा होगा ना कि जो समंदर में ना ऐसे भंवर बनता है, कोस्टल जोन्स में ना ऐसे भंवर बनता है, ठीक है। पानी इधर से आता है, पानी इधर से भी आता है, ये गोल चक्की बना देता है, इसी को हम गायर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज गायर, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से पढ़ लो, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेटली तुमको बनाना आना चाहिए, इसमें नो एक्सक्यूज, ठीक है। आज का क्वेश्चन यही समाप्त करेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ही करो, ठीक है। अब यूनिट 1 का जो बचा कुचा टॉपिक है हम लास्ट में रिवाइज करेंगे एक्स्ट्रा में। कल से यूनिट 2 शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी और खिचड़ी नहीं पकानी है यूनिट 1 में, क्योंकि जो इंपोर्टेंट पोर्शन था वो मैं कवर आउट, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इंपोर्टेंट पोर्शन ही कवर आउट करूंगा जो एग्जाम्स में आएंगे। अननेसेसरी जबरदस्ती हर चीज मत पढ़ो। हर बंदा बोल रहा है कि सर पूरा पूरा पढ़ा दो,
भाई पूरा पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, अननेसेसरी क्यों पढ़ोगे, टाइम वेस्ट है वो। करेक्ट। चलो अब आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट टू यू गाइज। ठीक है।